बचपनी सालों से ये हिजर कैसे झेला। उसकी वक़्त आपके एक आंसू से भी बढ़कर नहीं है। आप कहो तो ये सब आपके नाम कर दो। आप बहुत कीमती हो, ये सब बहुत सस्ता। खुद को कभी बेवकूफ ना समझना। अगर आज परिजात का काम तमाम ना हुआ तो सेठ शहबाज को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हमेशा देर कर देता हूं मैं, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, मदद करनी हो, उसकी यार की ढारस बंधाना हो, बहुत देरी न रस्तों पर किसी से मिलने जाना हो। हमेशा देर कर देता हूं मैं, बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो। हकीकत और थी कुछ, उसे जाकर बताना हो। हमेशा देर कर देता हूं मैं, हमेशा देर कर देता हूं। ठीक है, तुम जा सकते हो। बहुत सी जिम्मेदारियां बाकी हैं मेरे साथ। खास तौर पर तुम्हारे लिए। क्यों? वो अक्सर मुझसे कहती थी, वफा है ज़ात औरत की, मगर जो मर्द होते हैं बहुत बेदर्द होते हैं। किसी बमरे की सूरत गुल की खुशबू लौट जाते हैं। सुनो तुमको कसम मेरी, रवायत तोड़ देना तुम, न तन्हा छोड़ के जाना, न यूं दिल तोड़ के जाना। मगर फिर यूं हुआ मोहसिन, मुझे अनजान गलियों में अकेला छोड़कर उसने, मेरा दिल तोड़कर उसने, मोहब्बत छोड़ दी उसने। वफा है ज़ात औरत की, रवायत तोड़ दी उसने।
प्यास कहती है अब रेत नचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। दोस्तों, अगली किस्त का आगाज यहीं से होने वाला है। परिजाद का दिल एनी के लिए नरम तो हो जाएगा, मगर वो अपना मुजस्मा बनाने की इजाजत हरगिज नहीं देगा। एनी कहेगी कि मैं देख नहीं सकती, अपनी उंगलियों के पूरों से चीजें छूकर उन्हें मिट्टी के मुजस्मों के कालिब में ढालती हूँ, मगर आपको देखने के लिए मुझे अपनी पूरों की मदद की जरूरत भी नहीं है। परिजाद, आपके लफ्ज खुद आपका तारुफ है। इतनी पुरतकल्लुफ गुफ्तगू के बावजूद परिजाद अब भी इनकार ही करता है, मगर एनी कहती है कि मैं अपनी गैलरी में आपका इंतजार करूंगी। और दोस्तों, ऐसा ही होता है। अगले रोज परिजाद एनी के घर पहुंच जाता है। एनी के घर का ऊपर वाला हिस्सा किराएदारों के पास होता है और निचले हिस्से में एनी और उसकी माँ रहती हैं, और यही किराया उनके गुजर बसर का सबब है। और घर के पिछले हिस्से में एनी ने एक छोटी सी आर्ट गैलरी बना रखी है। मुजस्मा साजी शुरू करने से पहले एनी ने अपनी नाजुक महकती उंगलियों से परिजाद के चेहरे को मुख्तलिफ जावियों से टटोल कर देखा। उसके पूरों की लमस से परिजाद अपने वजूद की गहराइयों तक ठंडक और बेपनाह सुकून को महसूस करता है। ऐसा लगता है जैसे परिजाद की झुलसती हुई तपती रूह को खुनक बर्फ का नखलिस्तान मिल गया हो। बहरहाल वो चुपचाप बैठा देखता रहता है। एनी बताती है कि ये मुजस्मा बनने में 3-4 दिन लगेंगे। परिजाद दिल में सोचता है कि 3-4 सदियां क्यों नहीं। परिजाद की जिंदगी में ऐसा लम्हा पहली दफा आया था कि खुश अदा लड़की की कुर्बत और नजदीकी उसे शर्मिंदा और परेशान नहीं कर रही थी। बहरहाल वापसी पर सारी रात वो अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा और अगले दिन और फिर शाम होने का इंतजार करता रहा। दोस्तों, अगले दिन परिजाद की मुलाकात मैडम शाहपारा से होती है, यानी लुबना। वो परिजाद से मिलने आती है। याद रहे कि ड्रामे ने एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ले लिया है। एक तरफ नाहिदा और इसकी मुलाकात परिजाद के लिए बदनामी का सबब बन सकती है, और दूसरी तरफ लुबना, जो कि बज़ाहिर दिल की बुरी नहीं है, लेकिन उसकी माँ पैसे की खातिर उसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकती है। और शहर के सारे गुंडे परिजाद के खिलाफ एक हो चुके हैं, और एक तरफ वो खुद मोहब्बत का शिकार हो चुका है, और ये मोहब्बत उसकी तवज्जो बटा सकती है, जो कि बहुत खतरनाक है। बहरहाल परिजाद लुबना के लिए खुद एक अदद फिल्म प्रोड्यूस करने का बीड़ा उठा लेता है, और सेट की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जहां नए कैरेक्टर भी सामने आते हैं, और इनमें पुन्ने खान और एक लड़की जिसका नाम सुंबल है, उसका किरदार निहायत ही दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों, परिजाद को फिल्म की कहानी सुनाई जाती है। फिल्म का बुनियादी प्लॉट एक मोहब्बत की कहानी पर मरकूज होता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि दुनिया में सिर्फ 3 या 4 कहानियां ही पाई जाती हैं, बाकी सारी कहानियां इन्हीं कहानियों से जन्म लेती हैं। और मुझे ये पढ़कर जरा भी हैरत नहीं हुई थी। 3-4 की जगह अगर सिर्फ एक मोहब्बत की कहानी होती तो भी इस कायनात के लिए काफी थी। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको इस किस्त की सनसनीखेज इख्तिताम की तरफ लेकर चलूं, अगर जहमत महसूस ना करें तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद शेयर जरूर कर दीजिएगा। जी हाँ, इस किस्त का एंड बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों, लुबना के लिए बनने वाली फिल्म में गीत लिखने के लिए एक अदद शायर की जरूरत पड़ती है। परिजाद क्योंकि खुद शायरी करने से इनकार कर देता है, तो सुंबल नामी लड़की एक शायर का पता देती है और उसके पास जाने का इसरार करती है, क्योंकि उसे लगता है कि उससे बढ़कर शायरी शायद ही कोई कर सकता हो। बहरहाल किस्सा मुख्तसर के बुन्ने खान सुंबल परिजाद को लेकर और तंग गलियों से गुजरते हुए ये लोग एक छोटे से कच्चे मकान के आगे रुकते हैं। दरवाजे पर दस्तखत देते हैं और किसी की लरसती हुई आवाज अंदर से आती है, अंदर आ जाइए साहब, मजार के दरवाजे पर दस्तखत नहीं दी जाती। परिजाद जब अंदर दाखिल होता है तो बरामदे के सामने बने वाहिद कमरे के अंदर लालटेन की कमजोर सी रोशनी में मुटियाला उजाला फैला हुआ है। बुन्ने और सुंबल को देखकर मेजबान की आंखों में एक चमक सी लहराती है। कभी हम खुद को कभी घर को देखते हैं। बान की झलिंगा सी चारपाई पर लेटा हुआ कमजोर सा नौजवान उठ बैठा। माफ कीजिएगा, कमरे में एक ही कुर्सी है, लिहाजा वो न जाने क्या क्या कह रहा था, मगर परिजाद की नजरें उसके चेहरे पर चिपक कर रह गईं। वो भी परिजाद की चुभती नजरें महसूस करके उसी की तरफ मुतवज्जे हो गया और फिर उसकी हालत कुछ अजीब सी हो गई और वो बेताबी से खड़ा हुआ और लपक कर परिजाद को शाने से पकड़कर सरसराती आवाज में बोला, परिजाद, ये तुम हो ना? परिजाद की आंखों में आंसू आने लगते हैं। क्यों ये चेहरा देखकर भी नहीं पहचाना? क्या सिर्फ लिबास और हुलिया बदला है मेरा? मुकद्दर वही है, फिर रहा हूँ दर बदर नासाज। वो रोते हुए परिजाद से लिपट गया। कहाँ चला गया था यार? अपने दोस्त को भी भुला दिया। बुन्ने खान और सुंबल हैरत ज़दा और परेशान दोनों को गले मिलकर रोते हुए देखते हैं। हाँ, वो नासाज ही था, परिजाद के कॉलेज के दौर का वाहिद दोस्त, जिसने उसके अंदर छुपी हुई शायरी की चिंगारी को हवा देकर शोले में तब्दील कर दिया था।
सुंबल हिचकिचाते हुए नासाज से कहती है कि आप इन्हें जानते हैं, यही फिल्म के प्रोड्यूसर हैं परिजात, और मैंने इन्हीं की फिल्म के लिए नगमा निगारी के लिए आपको कहा था। नासाज हैरत से परिजात को टटोल टटोल कर देखता है। ये क्या इनकलाब है प्यारे, सब फतह कर लिया क्या मेरे शाहसवार, तू तो वाकई फातेह निकला। परिजात मुस्कुराकर उसकी तरफ देखता है और कहता है कि नहीं, अब भी हार रहा हूँ, बस सोना चांदी जमा होता जा रहा है, ज़ादे राह के तौर पर दिल उतना ही वीरान और नकारा है अब तक। इस पर नासाज जोर से हंसता है और कहता है कि ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता। बुन्ने खान और सुंबल दोनों को मसरूफ देखकर घर में चाय वगैरह का इंतजाम करने चले जाते हैं। नासाज के घर की हालत देखते हुए ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि उसके पास शायद चाय के पूरे बर्तन भी ना हो। वो पहले से बहुत कमजोर और लागिर लग रहा था। वो गौर से परिजात की दास्तान सुनता रहा। उसके आसपास दवाओं का एक अंबार सा लगा हुआ था। दोस्तों, इस ड्रामे के एंड की खास बात यह है कि परिजात और नासाज के दरमियान जबरदस्त डायलॉग्स का तबादला होगा, जो कि आप उन्हीं की जुबानी सुनेंगे तो आपको मजा आएगा। तो दोस्तों, एनी ने परिजात का स्केचर बनाना शुरू कर दिया है। लुबना के लिए बनने वाली फिल्म का सेट भी मुकम्मल हो चुका है। फिल्म के गीत लिखने के लिए शायर की तलाश थी। सुंबल जिस शायर का पता देती है वो परिजात का कॉलेज का वाहिद दोस्त नासाज होता है। नासाज कैंसर के मर्ज में मुब्तला है। परिजात उसके इलाज की तगोदो शुरू कर देता है। हत्ता कि अगले रोज जब वो स्केचर बनवाने के लिए एनी के यहाँ जाता है, तब भी उसका दिमाग और दिल नासाज की फिक्र में लगा रहता है। उधर परिजात का स्केचर मुकम्मल हो जाता है, जिसे देखकर परिजात हैरान रह जाता है। एनी पूछती है कि स्केचर कैसा बना है। परिजात कहता है, तुमने दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा तराशा है, मगर मैं ऐसा नहीं हूँ प्यारी लड़की। मैं तो वो हूँ जिसे देखकर आईने भी आंखें फेर लेते हैं। सरसराती हवाएं घबराकर थम जाती हैं। सूरज मध्यम पड़ जाता है और चांद की चांदनी तपती किरणें बरसाने लगती हैं। वो तड़प कर परिजात के करीब आती है। ऐसा क्यों कहते हैं आप? मेरी उंगलियों की पूरें कभी झूठ नहीं बोलती। ये मेरे मन की तस्वीरें मिट्टी के कालब में ढालती हैं। सच बताएं कि इस चेहरे के खदो खाल आपके चेहरे जैसे हैं या नहीं? परिजात की आवाज भर आती है। हाँ, खद्दो खाल, नकूश, आंखें सब मेरे चेहरे से मुशाबा है, मगर जो नूर, जो वजाहत तुम्हारी पाकीज़ा उंगलियों की कारीगरी ने इस मुजस्मे में मुंतकिल कर दिया है, मेरे पास ऐसी कोई रोशनी नहीं है। एनी परिजात को गमगीन महसूस करती है और उसके गमगीन होने का सबब पूछती है, जिस पर वो उसे अपने दोस्त नासाज की बीमारी के मुतल्लिक बताता है। एनी भी नासाज से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करती है, जिस पर वो शाम ढले उसे अपने साथ लेकर नासाज की कुटिया पर पहुंच जाता है। परिजात को एनी के साथ देखकर नासाज के होंठों से ये मिसरा फिसल जाता है, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। परिजात एनी का तारुफ करवाने लग जाता है। नासाज शरारत करते हुए कहता है, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। अजीज दोस्तों, नासाज के पास परिजात और एनी काफी देर रुकते हैं। एनी की मुलाकात सुंबल से भी होती है। बहरहाल अगले दिन जब परिजात दफ्तर पहुंचता है तो कमाली उसके इंतजार में बैठा होता है और छूटते ही शिकवा करता है, ये क्या सर जी, आपने इतनी बड़ी फिल्म शुरू कर दी और मुझे खबर भी नहीं होने दी। परिजात कहता है, तो ये खबर छप गई अखबार में। ये अखबार वाले जाने इतनी जल्दी कैसे उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं, अभी तो सिर्फ मंसूबा ही बनाया था। बहरहाल यहाँ दोनों के दरमियान बहुत जबरदस्त गुफ्तगू होती है और डायलॉग्स सुनने के काबिल हैं। अगर आप मेरे प्रोमो में तमाम डायलॉग्स सुनना चाहते हैं तो मुझे कम से कम 10 व्यूवर्स कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों की ख्वाहिश पर मुझे ये जहमत भी गवारा है। अजीज दोस्तों, वीडियो का सनसनीखेज इख्तिताम अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करने की दरख्वास्त है। दोस्तों, बात को मुख्तसर करते हैं। इस किस्त का मरकजी किरदार नासाज ही रहेगा। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी, उन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा और हॉस्पिटल के अंदर बहुत ही इमोशनल सीन्स होंगे और नासाज कुछ अशार भी सुनाएगा, जो कि कुछ इस तरह से हैं। रास्ता रोक रही है, थोड़ी जान है बाकी, जाने टूटे दिल में क्या अरमान है बाकी, जाने भी दे ए दिल सबको मेरा सलाम, मैं चला मैं शायरे बदनाम, मैं चला महफिल से नाकाम, मैं चला। आखिर ये शायरे गुमनाम दुनिया से कूच कर जाएगा। नासाज के जाने के बाद परिजात का किसी भी काम में दिल नहीं लगेगा, बस हर वक्त उसी की सोच, उसी के सपने और एक कमरे में पड़ा रहेगा और नासाज का चेहरा परिजात की आंखों के सामने घूमता रहेगा। कुछ लोग अपनी तकदीर में सिर्फ दर्द ही लिखवा कर आते हैं। सुख की स्याही उनकी बारी आने से पहले ही खुश्क हो जाती है। शायद
और फिर वैसे ही एक उदास शाम जब परिजाद अपने अंधेरे कमरे में बैठा किस्मत के इस हेर फेर को सोच रहा था तो एनी आ जाती है। क्यों सज़ा दे रहे हैं खुद को? हम में से कोई भी नासाज के लिए कुछ नहीं कर सकता था। उसका जाना तय था, सो वो चला गया। मगर हम सब अभी यही हैं, हमारी खातिर ही सही, मगर खुद को संभालें। परिजाद अपनी नम आंखें रगड़ता है और कहता है, अगर सबका जाना तय ही है तो फिर हम सब एक साथ ही क्यों नहीं चले जाते? ये बारियां क्यों लगा दी गई हैं? एनी परिजाद के करीब बैठ जाती है। बारियां इसलिए लगाई गई हैं कि हम जाने वालों के बाद उनके अपनों का ध्यान रखें। आप शायद भूल रहे हैं, सुंबल और उस्ताद बुन्ने खान की जिम्मेदारी आप पर डाल के गया है आपका दोस्त। क्या उन्हें यूं ही तनहा छोड़ देंगे आप परिजाद? क्या सितम है, हवा के सब रास्ते, सब दरजे बंद कर देने के बाद जिंदगी हमें सांस लेने के लिए भी मजबूर करती है। क्योंकि जीना तो है, हाँ जीना तो पड़ेगा, मजीद सितम सहने के लिए, नए घाव झीलने के लिए। अगले एक हफ्ते में शहर की एक नई बस्ती में उस्ताद बुन्ने खान के लिए एक घर का इंतजाम कर दिया जाता है, जहां वो अपनी मौसीकी की एकेडमी और क्लासेस भी शुरू कर सकते थे। कमाली ने इस सारे मामले में बहुत फुर्ती दिखाई और 2 हफ्तों बाद ही म्यूजिक एकेडमी का इश्तिहार भी शहर के बड़े बड़े अखबारों के पहले सफ़े पर लगा दिया। परिजाद को यकीन था कि अब इन बाप बेटी को अपनी गुजर बसर के लिए किसी के आगे सवाल करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। परिजाद इस अरसे में खुद से खुद की मुलाकात बहुत कम कर पाया था, मगर जैसे ही ज़िंदगी में कुछ ठहराव आया तो परिजाद ने जाने कितने दिन बाद आईना देखा तो उसे एकदम ही डॉक्टर पाल की याद आ गई। उसने अपनी ईमेल खोली तो डॉक्टर पाल की 3 मेल्स आ चुकी थीं, जिसमें उसने परिजाद के कराए गए तबी तज्जियों के बारे में पूछा था। परिजाद अगली ही सुबह ही रिपोर्ट लेकर उसे ईमेल कर देता है। कमाली एक अरसे में फिल्म यूनिट से मुसलसल राब्ते में था और वो परिजाद को वक्तन फ़वक्तन पेशरफ्त से आगाह करता रहता है। कनाडा में फिल्म बंदी के इंतज़ामात भी मुकम्मल कर चुका होता है। इस तरह परिजाद ने सोच लिया था कि कनाडा रवानगी से पहले ही एनी से अपने दिल की बात कह डालेगा। परिजाद सोचता है कि मैं उससे कह दूंगा कि अब इस ज़िंदगी के तपते सहरा में तन्हा चलते चलते मेरे पाँव इतने आबला पा हो चुके हैं कि खुद मेरे कदमों के छाले मुझे दुहाई देते हैं कि उन्हें अब किसी हम सफ़र के साथ की छाँव दरकार है। मैं उससे पूछूंगा। परिजाद सोचता रहा कि मैं उससे पूछूंगा कि क्या वो मेरी उम्र भर की हमसफ़र बनना कबूल करेगी? क्या वो मुझे इस एजाज़ के काबिल समझती है? क्या वो मेरी तमाम ज़िंदगी की महरूमियाँ ख़त्म करके मुझे अपना बना सकती है? परिजाद रास्ते में गाड़ी रुकवा कर फूल वाले से एनी के लिए एक गुलदस्ता बनवाने का सोचता है, लेकिन बहुत देर तक वहाँ खड़ा फूलों का इंतखाब करता रहता है। दुनिया के सारे फूल पनखड़ियों से जुड़कर बनते हैं, मगर जब खुद किसी पनखड़ी जैसी को गुलाब पेश करना हो तो कोई चुनाव कैसे करे? हर फूल उसके सामने हीच लगता है, हर रंग उसके आगे फीका पड़ जाता है। मजबूरन परिजाद को कुछ फीके रंगों वाले कम सूरत गुलाबों पर ही इक्तफा करना पड़ा। मद्दे मुकाबल जब गुलाब तर हो तो फूलों को भी हार मानना ही पड़ती है। परिजाद बहुत देर उसके घर के दरवाजे पर खड़े रहकर अपनी उलझती सांसें दुरुस्त करता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे हुस्न की अदालत में ये उसकी पहली पेशी हो। दूसरी घंटी के जवाब में अंदर से कदमों की आहट उभरी और परिजाद संभल कर खड़ा हो गया। गुलदस्ते पर परिजाद की गिरफ्त सख्त हो गई और फिर दरवाज़ा खुला तो परिजाद का हाथ हवा में ही बुलंद रह गया। अंदर से निकलने वाला नौजवान परिजाद के लिए बिल्कुल ही अजनबी था। जी फरमाइए, किससे मिलना है आपको? परिजाद उसे देखता रह गया। लंबा कद, खिलती रंगत, बिखरे बिखरे से बाल, गहरी स्याह आंखों में अजीब सी कशिश आमेज चमक, वो मर्दाना वजाहत का पैकर था। खूब रूह, बाएतमाद और मगरूर सा वो लड़का परिजाद को हैरत से देख रहा था। परिजाद गुलदस्ते वाला हाथ मेकानिकी तौर पर खुद ब खुद पीछे छुपाकर गड़बड़ा कर उससे पूछता है, तुम कौन हो? वो लड़का हंस पड़ा। लो, वो भी हमसे पूछते हैं कि मीर कौन है? जनाब, हम अपना तारुफ खुद आप हैं। डॉक्टर अदनान कहते हैं मुझे। ये मेरी खाला का घर है और मैं आज ही यहाँ नाजिल हुआ हूँ। अब आप बताएं कि आप कौन हैं? परिजाद अपने डोलते दिल को संभाल कर कहता है कि मैं एनी का दोस्त हूँ, परिजाद नाम है मेरा। अदनान ने गौर से परिजाद को देखा और पहले लफ्ज़ को काफ़ी लंबा करता हुआ बोला,
अच्छा, तो आप हैं परिजाद। ग्रेट 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 ग्रेट। सर खा लिया है उस पागल लड़की ने सुबह से मेरा, आपका जिक्र कर करके। सच बताऊं तो मैं आपसे जेलिस हो रहा था। परिजाद ने घबरा कर उसकी तरफ देखा। वो जोर से हंस पड़ा। बुरा मत मानिएगा, मजाक की आदत है मेरी। अंदर आए ना, बाहर क्यों खड़े हैं? खाला और एनी अंदर ही हैं। परिजाद चुपचाप इस खरंडरे से लड़के के पीछे अंदर दाखिल हो गया। परिजाद के हाथों में पकड़ा हुआ गुलदस्ता न जाने कब उसके हाथ से कमरे के गुलदान में मुंतकिल हो गया। कुछ देर बाद ऐनी भी आ गई। वो बहुत खुश नजर आ रही थी। अरे आप आ गए परिजाद, देखें कौन आया है। मेरे बचपन का साथी, मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त, मेरा कज़न अदनान। सच बताएं, इस नालायक को देखकर ज़रा भर भी नहीं लगता ना कि ये डॉक्टर होगा। हरकतें तो अभी तक वही गली के आवारा लड़कों जैसी हैं इसकी। अदनान ने ज़ोरदार कहका लगाया। तो गली का लड़का ही तो हूँ, तुम्हारी गली का एक आवारा, जो घंटों दोपहर में तुम्हारी कॉलेज से वापसी का इंतज़ार किया करता था। याद है ना बिल्ली? वो दोनों ज़ोर से हंस पड़े। जाने क्यों ठीक इसी लम्हे परिजाद खुद को वहाँ से बेहद अजनबी सा महसूस करता है। कल तक यही दरो दीवार मुझे कितने मानूस, कितने मेहरबान से महसूस होते थे, और आज एक अजनबी के आ जाने से मैं खुद बेगाना सा हो रहा था। एनी ने परिजाद को बताया कि अदनान ने तिब की तालीम के बाद आंखों की फील्ड में स्पेशलाइजेशन किया है और अब उसकी पोस्टिंग इसी शहर में हो चुकी है। अदनान की बातों से ऐसे महसूस हो रहा था कि वो खुद भी पूरी तनदही से एनी की आंखों के इलाज की कोई सूरत निकालने में जुटा हुआ है। अदनान और एनी एक दूसरे से बहुत बेतकल्लुफ महसूस होते थे और दोनों एक दूसरे पर वार करने का कोई मौका जाने नहीं दे रहे थे। जब तक एनी की माँ रात के खाने के इंतजाम के लिए बावर्ची खाने में मसरूफ रहीं, दोनों बचपन की बातें याद कर कर के हंसते रहे। एनी ने अदनान को टोका, बस बस रहने दो ये ताबेदारी की बातें। खूब जानती हूँ कि जनाब कड़ी दोपहर में किसके लिए धूप चाटा करते थे। क्या नाम था उस एनकी का? हाँ, निगत। और वो दूसरी फीनी, महविश, और वो तीसरी। अदनान ने जल्दी से उसे रोका। ओहो, बस भी करो, वो बचपना था मेरा, और ऐसी दो चार मुआशका नुमा दोस्तियाँ तो सभी करते हैं लड़कपन में। क्यों परिजाद साहब, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? आपने भी तो की होंगी, कुछ ख्वाब तो पाले होंगे उस उम्र में आपने। परिजाद ने गौर से अदनान की तरफ देखा। नहीं डॉक्टर साहब, ख्वाब पालने के लिए नींद के कुछ खूबसूरत पालने भी ज़रूरी होते हैं। मैं तो आज तक नींद का वो पालना ही ढूंढ रहा हूँ। नींद आ जाए तो शायद कभी ख्वाब पाल सकूँ। अदनान ने चूक कर परिजाद की तरफ देखा। वाह, मेरी प्यारी कज़न यूं ही आपकी इतनी तारीफ़ें नहीं करती थकती। बड़ी गहरी बात कह दी आपने। परिजाद उठकर खड़ा हुआ। अब मैं इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। वो दोनों भूखला से गए। एनी जल्दी से बोली, अरे आप कहाँ चल दिए? अम्मी ने खाना लगा दिया है, और आपने तो आने से पहले फ़ोन पर मुझे कहा था कि आपको मुझसे कोई बहुत ज़रूरी बात करनी है, बताएं ना। अदनान ने चूक कर परिजाद की तरफ देखा। परिजाद ने जल्दी से बात बनाई। अरे हाँ, याद आया, फ़िल्म का यूनिट कनाडा जा रहा है, शायद मैं भी जाऊँ। सोचा तुमसे भी पूछ लूँ। एनी खुशी से चिल्लाई, वाह ज़बरदस्त, काश मैं भी साथ चल सकती, मगर अब ये साहिब जो तशरीफ़ ले आए हैं, मेरे दुश्मन जहाँ, ये मुझे कहाँ जाने देगा वहाँ। परिजाद ने चूक कर एनी की तरफ देखा। क्यों? अदनान ने जल्दी से दखल दिया। परिजाद साहब, आप भी समझाएं इस लड़की को। मैंने अमेरिका के बहुत बड़े तिबी इदारे से एनी की आंखों के मैचिंग लेंस की बात की है। वो लोग 90% पूरी उम्मीद हैं कि वो ये ऑपरेशन कर सकते हैं, और इन्हें मुशाबित वाला करीना भी मिल जाएगा, क्योंकि आजकल बाहर के मुल्कों में सजाए मौत के कैदी या बिस्तर मर्ग पर पड़े हुए मरीज अमूमन अपने आज़ा मरते वक्त दान कर जाते हैं, या अपनी बीवी बच्चों की आइंदा कफालत के लिए भारी रकम के एवज बेच देते हैं। मैंने एनी के मैचिंग लेंस के लिए ऐसे कई इदारों में रजिस्ट्रेशन करवा रखी है, और वो लोग करीना मिलते ही हमें इतला कर देंगे। मैं नहीं चाहता कि ऐसे वक्त में एनी के गैर मौजूदगी की वजह से हमें देर हो जाए। एनी ने हतमी लहजे में कहा, ख्वाब देखना छोड़ो माय डियर कज़न डॉक्टर अदनान। पहले तो यहाँ से अमेरिका जाने के लिए ही लाखों रुपए चाहिए होंगे, और फिर डोनेशन और ऑपरेशन का खर्च अलग। कहाँ से आएंगे इतने रुपए? और तुम ये भी अच्छी तरह जानते हो कि मैं सिर्फ अपनी जमा की हुई रकम से ही अपना ऑपरेशन कराऊंगी, और हम दोनों ये बात बहुत पहले तय कर चुके हैं। सुनो और ज़्यादा बहस ना करो। वो दोनों बच्चों की तरह बहस करते रहे। परिजाद ने एनी से इजाज़त चाही और भारी कदमों से वहाँ से उठाया। सारे रास्ते उन दोनों की नोक चोक परिजाद के कानों में गूंजती रही। अदनान को एनी से बेतकल्लुफ़ होते देखकर एक अजीब सी बेचैनी परिजाद की रगों में फैलती जा रही थी, मगर खुद एनी भी तो उसके साथ इतनी ही बेतकल्लुफ़ी से पेश आ रही थी। जिन्हें हम चाहते हैं वो किसी और से बेतकल्लुफ़ होकर बात करें तो हमारे खून की गर्दिश क्यों थमने लगती है? कांटों जैसी चुभन और कसक हमारे वजूद को क्यों छलनी करने लगती है? क्या इसी को रकाबत कहते हैं?
सारी रात वो अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। ये रकाबत तो मोहब्बत से भी ज्यादा जानलेवा आजार है। अगले चंद रोज टेलीफोन की हर घंटी पर वो चूक चूक जाता, मगर एनी तो जैसे अदनान के आने के बाद बहुत ज्यादा मसरूफ हो गई थी। परिजात को चिड़चिड़ाहट सी होने लगती है और परिजात का अमला उसका निशाना बनने लगा। कमाली ने यह बात नोट कर ली और तीसरे दिन डरते डरते पूछ ही लिया कि क्या आपको कोई परेशानी है। परिजात उसे क्या बताता। परिजात तो खुद नहीं जानता था कि उसके अंदर क्या चल रहा है। मगर चौथे रोज पीए ने जब परिजात को इतला दी कि मिस कुरतुल ऐन परिजात से मिलने आई हैं, तो एक लम्हे में सारी बेचैनियाँ, सारी बेताबियाँ जाने कहाँ हवा हो गई और वो बेताबी से मुलाकाती कमरे की तरफ लपका। मगर वो तन्हा नहीं आई थी, अदनान भी उसके साथ था और परिजात की आहट सुनते ही वो नाराज़गी से बोली, कहाँ गायब हैं आप 3 दिन से? ना कोई फ़ोन, ना कोई खैर खबर। मैं आपसे सख्त नाराज़ हूँ, जान लें आप अच्छी तरह। परिजात ने मसरूफियत का बहाना किया मगर वो रूठी रही। अदनान ने मुस्कुरा कर परिजात की तरफ देखा। बड़ी ज़िद्दी है ये बचपन से सर, मुझसे पूछिए। मैंने गहरी नज़रों से उस हुस्ने नाराज़ को देखा। सफ़ेद लिबास और स्याह दुपट्टे में वो नूर का एक हाला लग रही थी। चलो कुछ जुर्माना तय कर दो मेरी गैर हाजिरी का। आखिरकार बात यूँ बनी कि परिजात उन दोनों को रात के खाने पर शहर के एक मशहूर ओपन एयर रेस्टोरेंट में मदऊ करता है। अदनान ने जाते वक्त एनी के कमरे से निकलते ही जल्दी से परिजात को बताया कि एनी के लिए मैचिंग लेंस का इंतज़ाम हो गया है, मगर एनी जाने के लिए तैयार नहीं है। अदनान ने दबे लफ्ज़ों में परिजात से रात को एनी को मनाने की दरख्वास्त की। वो अपना आबाई घर बेचकर एनी का इलाज करवाना चाहता था। उनके जाने के बाद फिर से वही 1000 खदशे, 1000 वसवसे। परिजात को यूँ लग रहा था जैसे परिजात की मोहब्बत रेत के ज़र्रों की तरह उसकी मुट्ठी से निकलती जा रही है। रात को रेस्टोरेंट की टेबल पर वो दोनों परिजात से पहले मौजूद थे। कितने मुकम्मल लगते थे वो दोनों एक दूसरे के साथ, जैसे 2 हंसों का जोड़ा हो। कोई इन तीनों को वहाँ एक साथ बैठे देखता तो उसे परिजात का वजूद इजाफी लगता। अदनान को कोई फ़ोन कॉल आई तो वो उठकर ज़रा फासले पर चला गया। एनी ने परिजात की खामोशी महसूस कर ली। आप इतने चुप चुप क्यों हैं परिजात? आज दिन को भी मैंने महसूस किया था कि आप गुमसुम हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम अदनान की बात मान क्यों नहीं लेती? वो तुम्हारे ही भले की बात कर रहा है। एनी ने लंबी आह भरी। अच्छा, तो डॉक्टर साहब का जादू आप पर भी चल गया? मैंने धीरे से कहा, हाँ, वो है ही ऐसा जादूगर। आजकल चारों तरफ मुझे इसी का सहर महसूस होता है। एनी हंस दी। हाँ, ठीक कहा आपने। पता है परिजात, मैंने 7 साल की उम्र के बाद अदनान को नहीं देखा। जाने अब कैसा दिखता होगा। पहले तो हर वक्त मिट्टी में अटा रहता था, बड़ी मार पड़ती थी उसे खाला से। आपको एक बात बताऊं परिजात, मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि जब मेरी बीनाई वापस आए मैं सबसे पहले अदनान ही को देखना चाहती थी। हाँ, मगर अब इस फहरिस्त में एक और हस्ती भी शामिल हो चुकी है और वो है परिजात। अब मैं अदनान के साथ आपको भी पहली नज़र में देखना चाहती हूँ। परिजात का दिल चाह के इससे कहे कि कहाँ हीरे और कोयले को एक ही फहरिस्त में दर्ज कर रही हो। देखे जाने के काबिल सिर्फ अदनान है। इतने में अदनान भी वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। जी परिजात साहब, कुछ आया इस पगली की अकल में या नहीं? इसे समझाएं कि अपनों के खलूस को यूँ ठुकराया नहीं करते। एनी ने एहतजाज किया। ऐसी बात नहीं है, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम्हारे पास तुम्हारे आबाई घर के अलावा और है ही क्या? और फिर हम दोनों के बचपन की और खाला की कितनी यादें वाबस्ता हैं इस घर से। मेरी नज़र में वो सब यादें मेरी बिनाई से बहुत ज़्यादा अहम हैं। बस हो गया फैसला, तुम वो घर कभी नहीं बेचोगे, और अगर कभी तुमने ऐसा किया तो सारी ज़िंदगी मुझसे बात मत करना। अदनान ने बेचारगी से परिजात की तरफ देखा। परिजात ने दखल अंदाजी की। तुम दोनों खामखा झगड़ रहे हो। एनी पर मेरी दोस्ती के भी कुछ कर्ज बाकी हैं और मैं इस दोस्ती और रिश्ते के हक से आज यहाँ यही कहने आया हूँ कि एनी के इलाज का तमाम खर्चा मैं बर्दाश्त करूँगा। क्या मेरा इतना भी हक नहीं है? नहीं परिजात, ऐसा मत कहें। मैं आपसे रकम नहीं लूँगी। मैंने ज़िंदगी भर एक यही खुददारी का भरम ही तो कमाया है। क्या आप दोनों मुझसे मेरी उम्र भर की ये वाहिद कमाई भी छीन लेना चाहते हैं? क्या फ़ायदा ऐसी बिनाई का कि जिसके मिलने के बाद भी मेरी नज़र तमाम उम्र झुकी रहे? प्लीज़ आप ऐसा ना करें। परिजात ने गहरी सांस ली। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यूं ही सही, मगर फिर तुम्हें मेरी एक बात मानना होगी। मैं उम्र भर तुम्हारी खुददारी का ये भरम कायम देखना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारा इलाज भी इसी कदर ज़रूरी है। लिहाजा मैंने फ़ैसला किया है कि फ़िलहाल अदनान का आबाई घर मैं ख़रीद लूँगा। मकान की रकम से अदनान तुम्हारा इलाज मुकम्मल करवाएगा, लेकिन तुम दोनों के बचपन की यादों का मस्कन वो घर मेरे पास अदनान की अमानत के तौर पर रहेगा। अदनान जब भी रकम जमा कर लेगा मुझसे अपना मकान वापस ले सकता है। एनी ने बेचैनी से पहलू बदला। लेकिन कोई अगर मगर नहीं सुनूंगा मैं, बस तय हो गया।
तुम लोग जाने की तैयारी करो, आजकल वैसे भी अच्छे डॉक्टरों का काल पड़ा है। मुझे यकीन है कि अदनान कुछ बरस में ही अपना मकान वापस हासिल कर लेगा। अदनान ने खुशी से हाथ पर हाथ मारा। ये हुई ना बात, मुझे यकीन था इस मसले का आप भी कोई ना कोई हल निकालेंगे। आप वाकई कमाल हैं परिजात। उस वक्त तो ऐनी खामोश रही, लेकिन रात गए उसका नंबर परिजात के मोबाइल पर जगमगाने लगा। परिजात, मैं आपके फैसले से मुतमिन नहीं हूँ। मैं जानती हूँ आप मेरी खातिर ये सब कुछ कर रहे हैं। परिजात ने बात मजाक में टाली। नहीं बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें नहीं पता कि प्रॉपर्टी की कीमतें आजकल आसमान से बातें कर रही हैं। अदनान का घर लेकर मैंने कोई घाटे का सौदा नहीं किया। देख लेना, अदनान रकम चुका ना सका तो 10 गुना ज़्यादा कीमत पर बेच दूंगा। तुमने परिजात को बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? वो हंस पड़ी। आप हमेशा घाटे के सौदे ही करते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन आपको मेरी शर्त याद है कि जब कभी मैं दुनिया दोबारा देखूँ तो मेरी पहली नज़र के फ्रेम में आपको ज़रूर मौजूद रहना होगा। बोलें कबूल है तो ठीक, वरना अभी मना करती हूँ अदनान को कि घर के कागजात ना बनवाए आपके लिए। परिजात जल्दी से हामी भर लेता है। ठीक है सीधी लड़की, मगर देखो अब मजीद कोई बहाना मत करना, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। परिजात ने ऐनी को तसल्ली दे दी, मगर खुद उसका चैन और सुकून हमेशा के लिए हवा हो गया। सारी रात वो यही सोच सोच कर लान में टहलता रहा कि आंखें मिल जाने के बाद ऐनी जब मुझे देखेगी तो उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा। सुबह सवेरे अदनान अपने घर के कागजात बनवा कर ले आया और परिजात ने रकम का चेक अदनान के हवाले किया तो खुशी से उसके हाथ लरज रहे थे। अदनान उठकर जाने लगा तो परिजात ने उसको आवाज़ देकर रोक लिया। सुनो अदनान। वो पलटा तो परिजात ने उसके घर के कागजात उसके हाथ में थमा दिए। ये घर तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। मैंने सिर्फ ऐनी को मनाने के लिए ये घर ख़रीदने का ड्रामा किया था। ऐनी की आंखें वापस आ जाएं, उससे ज़्यादा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। अलबत्ता ये मकान वाला राज ऐनी के लिए हमेशा राज ही रहेगा। अदनान की आंखें नम होने लगीं। परिजात, आपसे वादा करता हूँ कि मैं दिन रात मेहनत करके आपकी एक एक पाई वापस कर दूंगा। यकीन जानिए ये रकम मुझ पर हमेशा कर्ज रहेगी। परिजात उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, हमारा भी इस लड़की पर कुछ हक है डॉक्टर साहब, कुछ कर्ज हम पर भी वाजिब हैं अभी। अदनान जाते जाते एक बार फिर पलटा। आपको मैं हर लम्हे की खबर देता रहूँगा। हम अगले हफ्ते ही यहाँ से रवाना हो जाएंगे, मगर ऐनी की आंखों की पट्टी खोलने से पहले आपको भी अमेरिका पहुँचना होगा, वरना वो ज़िद्दी लड़की ऑपरेशन ही नहीं करवाएगी। बहुत मान देती है वो आपको। उसने ऑपरेशन के लिए हाँ भी सिर्फ आपके कहने पर ही की है। परिजात ने अदनान की आंखों में तारे से जगमगाते देखे और ये सितारे उसे हर बार उसकी आंखों में तब दिखाई देते थे जब वो ऐनी का जिक्र करता था। आप जानते हैं परिजात, मैंने फ़ैसला किया है कि जिस दिन ऐनी पहली बार ये रंगीन दुनिया देखेगी उसी दिन मैं उसे शादी के लिए प्रपोज कर दूंगा। जाने कब से इस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ। परिजात के सर पर जैसे इमारत धड़ाम से गिर गई हो। उसने घबरा कर उसे देखा। क्या मेरा मतलब है, क्या ऐनी को भी इस बात की खबर है? अदनान ने ख्वाबों की बस्ती से जवाब दिया, हाँ वो भी जानती है कि मैं हमेशा से उसे अपनी हमसफ़र बनाना चाहता हूँ, मगर वो ये नहीं जानती कि मैं किस दिन ये प्रपोज़ल उसके सामने रखूँगा। मेरी मरहूमा माँ और मेरी खाला की भी हमेशा से यही ख्वाहिश थी। बस अब वो दिन भी करीब है। चलता हूँ, बहुत से काम अधूरे पड़े हैं। अदनान पलट कर चला जाता है, मगर परिजात का सर चकरा जाता है और वहीं कुर्सी पर वो ढेर हो जाता है। कुछ देर में कमाली किसी काम से अंदर आता है तो यहीं पे इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।